गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट मींस प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोर्शन चल रहा है, जिसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट के भाग देखे थे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 5वीं क्लास है, 4 क्लास ग्रामर की चल चुकी है। यदि आपने चारों क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th के हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें होंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपकी भी क्लास 9th की ग्रामर की इसी तरह से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9th 10th के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब हम लोग चलते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पे, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रेडिकेट क्या होता है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहली क्लास थी तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज हम लोग जो है प्रेडिकेट की बेसिक चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि प्रेडिकेट कितने भाग होते हैं, मींस कितने पार्ट में टूटते हैं। तो प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं कि प्रेडिकेट कितने भाग में टूटते हैं, तो यह कितने इसके कितने भाग होते हैं? प्रेडिकेट के आपके 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, आपके 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, प्रेडिकेट का कौन कौन सा पोर्शन होता है, जल्दी से देख लीजिए। पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है वर्ब मींस क्रिया, और जो दूसरा होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस होता है पूरक। तो ये 3 पार्ट हो गए प्यारे बच्चों प्रेडिकेट के। पहला हो गया वर्ब, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, तीसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट। आज हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, कितनी प्रकार की होती है, जैसे मेन वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आज हम लोग वर्ब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। और इसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज भी इसका देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। आज की इसकी पहली टॉपिक वर्ब शुरू करते हैं। देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। जो इसकी पहली टॉपिक प्रेडिकेट का जो पहला भाग है वर्ब, आज हम लोग उसकी पहली टॉपिक शुरू करते हैं। यहां पर देखिए आपका वर्ब दिया हुआ है प्यारे बच्चों। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके उदाहरण पे चलेंगे, एग्जांपल पे चलेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ भी बताता हो वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसके इंग्लिश में क्या कहेंगे? द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गई, या तो इसके सिंपल डेफिनेशन और ये भी कह सकते हो, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एक और डेफिनेशन इसकी ले सकते हो। तो जैसे हमने लिखा हुआ है, एग्जांपल पे आ जाते हैं, एग्जांपल पे देखते हैं तो फिर और अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हमने लिखा हुआ है राम टोल्ड अ स्टोरी। राम ने क्या कहा? एक कहानी कहा। राम ने कहानी कहा, तो कहानी कहने का किसके द्वारा जो है कहानी कही जा रही है? राम के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इसको बता कौन रहा है? टोल्ड मींस कहना है ना। इसमें एक्शन किसके माध्यम से? और टोल्ड के माध्यम से एक्शन हुआ। कार्य करना किसके माध्यम से हुआ? टोल्ड के माध्यम से कार्य करना हुआ। तो इसलिए टोल्ड इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टोल्ड आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्शन जो हुआ, एक्शन किसके माध्यम से हुआ? मींस कार्य किसके माध्यम से हुआ? टोल्ड के माध्यम से हुआ, इसलिए टोल्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दूसरा जैसे हमने लिखा हुआ है पूजा लव्स रोहित। पूजा क्या करती है? रोहित से प्रेम करती है। अब भैया पूजा रोहित से जब प्रेम करती है तो रोहित और पूजा के बीच में एक्शन कौन सा जो है वर्ड ला रहा है? लव ला रहा है ना। मींस प्रेम करने का दोनों का संबंध बताया जा रहा है ना। कार्य कौन सा किया जा रहा है? प्रेम करने का काम किया जा रहा है। तो ये लव क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। यही तो हमने बताया, जिससे किसी कार्य का करना, या फिर उसी डेफिनेशन पे चलो, जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए या होना पाया जाए वही आपकी वर्ब होती है। तो इसमें लव और टोल्ड के माध्यम से जो है कार्य का करना या होना पाया गया, इसलिए ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये तो प्यारे बच्चों बेसिक से डेफिनेशन हो गई कि वर्ब होती क्या है। ए वर्ब के बारे में होगी। अब हम लोग चलते हैं कि वर्ब को कितने भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी आपकी वर्ब होती है। अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चे। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों डायग्राम है। इसमें देखिए वर्ब के सारे पार्ट हमने डिवाइड किए हुए हैं।
तो वर्ब जो है देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्ब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? पहली हो गई मेन वर्ब हो गई, दूसरी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब आपकी कितनी हो गई? मेन वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। ये तो प्यारे बच्चे हमने दो चीज बता दी है, वर्ब दो प्रकार की होती है। अब इसके बाद जो है मेन वर्ब को भी डिवाइड करते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? जब हम लोग मेन वर्ब को डिवाइड करेंगे तो मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इंट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो ये मेन वर्ब की डिवाइड हो गया। मेन वर्ब कितने में टूटी? दो में टूटी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में टूटी। और जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने में टूटी प्यारे बच्चों? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी दो में टूटी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब टूट जाएगी। और इनकी ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या कितनी होती है? आपकी 24 होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या टोटल कितनी होती है? 24 होती है प्यारे बच्चों। ये 24 कैसे होती है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये 24 आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी मिलाकर के 24 कौन कौन सी वर्ब होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेन वर्ब क्या होती है। पहले आपको शुरू करते हैं जो इसका दो पार्ट था, हम लोग मेन वर्ब के बारे में देख लेते हैं। जब मेन वर्ब के बारे में देखेंगे तो पहले बच्चों इसमें मेन वर्ब के बारे में देखिए जो है क्या लिखी हुई है, पहले इसकी डेफिनेशन जान जाइए। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वही आपकी मेन वर्ब होती है। यह दो प्रकार की होती है। सिंपल सी प्यारे बच्चे जो हमने वर्ब के बारे में डेफिनेशन आपको बताया था वही आपका इसमें किस में हो जाएगा? मेन वर्ब के बारे में हो जाएगा। मुख्य क्रिया वही होती है, जो आपकी डेफिनेशन होती है मुख्य क्रिया की, वही जो डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। जिससे किसी का करना या होना पाया जाए वही आपका क्या होता है? मेन वर्ब होता है। जैसे हमने लिखा आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र, मैं क्या करता हूं? एक पत्र लिखता हूं। तो अब पत्र लिखने का कार्य किसके माध्यम से हो रहा है? राइट के माध्यम से हो रहा है ना। लेटर कौन लिख रहा है? किसके माध्यम से पता चल रहा है? राइट के माध्यम से हो रहा है। तो राइट आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। सिंपल सी बात जो है, आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके मींस ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ करके जितनी आपकी वर्ब होती हैं वो सारी कितनी होती है? क्या होती है? मेन वर्ब होती है। आपको 24 बताएंगे, 24 आपकी हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, मींस ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 बताएंगे। बाकी 24 को छोड़ करके जो सारी वर्ब होती हैं आपकी सभी वर्ब क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। उसे जब अभी ऑक्सिलरी वर्ब को बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, अगर इसी में दिया होता इज एम आर वाज वर आ गया होता और इसी तरह से मेन वर्ब आई होती तो आपका जो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब तब दोनों आपका आता है। तो अगले एग्जांपल में आपको दिख जाएगा, उस वैसे भी एग्जांपल आपको दिखेंगे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं। ये तो मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब की क्या हो गई? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। अब ये दो प्रकार की होती है। देखिए यह दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब की संख्या आपकी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सी आपकी दो मेन वर्ब होती है, अब हम लोग उसे देख लेते हैं। अब पहली इसके प्रकार पे चलते हैं। तो पहली प्रकार क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। हमने आपको उधर डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि मेन वर्ब कितने में टूटी थी? दो में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जो इसका पहला पार्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए रहे, मींस वह जो है मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए रहती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कहोगे कि सर जी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अभी ऑब्जेक्ट वाले भी पोर्शन आएगा तो उसे भी समझाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन यहां पर समझ लो, जैसे हमने लिखा पूजा लव्स मी, पूजा मुझसे प्रेम करती है। मी यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए लव आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मी अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो तो क्या हो जाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चे? इसके बाद वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं। अभी इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ही बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो सिंपल से क्या हो गई? पूजा लव्स मी, पूजा मुझसे प्रेम करती है, तो लव क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि मी यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया था। दूसरा आई राइट ए लेटर, जो आपने देखा कि आई राइट ए लेटर था, उसमें जो है ए लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट है तो इसलिए राइट आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और वैसे भी आप देख रहे होगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक मींस कर्म के साथ, कर्म मींस होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म के साथ आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। मींस सकर्मक क्रिया उसी को कहते हैं जो आपका कर्म के साथ प्रयोग हुआ हो, मींस ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग हुआ, उसी को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं पहले इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, तो आपको ए वाली ट्रांजिटिव वर्ब और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम लोग इंट्रांजिटिव को देखेंगे।
यहां पर देखिए आपका इंट्रांसिटिव वर्ब दिया हुआ है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी मींस अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म ना जुड़ा हुआ हो उसे कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लिए हो, वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लिए हो वह क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, मींस इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे हमने कहा बॉयज रन मींस लड़के क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अब दौड़ते हैं कि उसके बाद कुछ नहीं आया, बॉयज तो आपका सब्जेक्ट हो गया लेकिन आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया, रन पे आकर के क्या हो गया, खत्म हो गया, रन पे आपके खत्म हो गया, कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए एक कौन सी क्रिया हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई मींस चिड़िया क्या करती हैं, उड़ती हैं। अब बर्ड्स फ्लाई में जो है फ्लाई के बाद कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है, मींस कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, बर्ड तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए फ्लाई आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाती है कि ट्रांसिटिव वर्ब में जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आया हो, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो वह जो है ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो तो आपकी क्या हो जाती है, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है, मींस अकर्मक क्रिया हो जाती है। और ये रन फ्लाई और जो ऊपर दिए हुए थे ट्रांसिटिव वर्ब, ये दोनों किसके भाग थे, मेन वर्ब के भाग थे, मींस रन और फ्लाई यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कौन सी है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब है यहां पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया मेन वर्ब का पार्ट हो गया, मींस मेन वर्ब दो में डिवाइड होता है। मेन वर्ब किस में डिवाइड होता है, दो में डिवाइड होता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या हो गया, जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया हो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, जो है इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया, मेन वर्ब का पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे, चलते हैं देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने में टूटती है, उसकी संख्या कितनी होती है। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, 24 होती है। सिर्फ सिंपल से हमने 60 में यहां समझाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में प्यारे बच्चों इसके बारे में फिर एक बार हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग मींस जो मेन वर्ब की सहायता करे उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख लेना कि जो मेन वर्ब की सहायता करे उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये केवल मेन वर्ब की सहायता करने के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है। और कभी कभी तो यह स्वयं अकेले भी प्रयोग हो जाती है, जरूरी नहीं कि हमेशा मेन वर्ब के ही साथ आए, ये कभी कभी अकेले भी प्रयोग हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना लिखने की कोशिश करिए प्यारे बच्चे कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। देखिए ब्रैकेट में हमने 24 लिखा हुआ है, और उसमें प्राइमरी की संख्या 11 होती है, मॉडल की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो प्राइमरी की संख्या जो 11 आपकी है, 11 कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वाज, वर हो गया, और हैज है, हैड हो गया, डू, डज, डिड हो गया। अब इज, एम, आर, वाज, वर को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। इसी को इज, एम, आर को क्या, इज, एम, आर, वाज, वर को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। और हैज, हैव, हैड को क्या कहते हैं, हैव वर्ब कहते हैं। हैज, हैव, हैड को क्या कहते हैं, हैव वर्ब कहते हैं। डू, डज, डिड को क्या कहते हैं, डू वर्ब कहते हैं। इसे हम 3 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी को 3 में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया वर्ब टू बी हो गया, दूसरा हैव वर्ब हो गया, तीसरा डू वर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने में डिवाइड हो जाती है, आपकी 3 में डिवाइड हो जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने दिखा दिया है वर्ब टू बी में आपका इज, एम, आर, वाज वर्ब दिखा दिए हैं, हैव वर्ब में दिखा दिए हैं, हैज, हैव, हैड दिखा दिए हैं, डू वर्ब यहाँ लिख दिए हैं। डू वर्ब में क्या होता है, डू, डज, डिड होता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हम लोग चलते हैं मॉडल की संख्या पे चलते हैं। मॉडल की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और मॉडल की संख्या 13 कौन कौन सी होती है, आपका हो गया सेल, शुड हो गया, विल, वुड हो गया, कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 तो आपके यही हो गए। उसके बाद आर्ट टू हो गया, यूज टू हो गया, नीड नॉट हो गया, डेयर हो गया, मस्ट हो गया। तो इनको काउंट करोगी तो आपकी संख्या कितनी मिल जाएगी, 13 संख्या मिल जाएगी। तो 13 जरा काउंट करो, सेल, शुड 2 हो गया, विल, वुड 4 हो गया, कैन, कुड 6 हो गया, मे, माइट जो है 8 हो गया, आर्ट टू, यूज टू 8 10 हो गया, नीड नॉट और डेयर टू, डेयर तो ये क्या हो गया, 10 2 12 हो गया, मस्ट आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो संख्या आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या 13 मिल जाएगी। ये 13 और 11 मिलकर के टोटल संख्या बना देते हैं, 13 11 टोटल संख्या बना देंगे 24। तो ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है इस प्रकार से आपकी 24 संख्या
संख्या हो जाती है। इसे आप एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ती रहेगी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या 11 होती है, 11 को हमने आपको बता दिया 3 में डिवाइड करके। और आपका मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या 13 होती है, हमने 13 की संख्या भी बता दी है कि वो 13 आपको कौन कौन सी जो है आपकी संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों इसे आप इतना नहीं भूलेंगे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं भूलेंगे कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब 2 में टूटती है। और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसी को तो सहायक क्रिया कहते हैं, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे 2 में टूटा था, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी की संख्या 11, मॉडल की संख्या 13। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ उदाहरण पे चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यह मेन वर्ब की मदद कर रही है, किस प्रकार से सारी चीजें इसके बारे में किस प्रकार से अकेले प्रयोग हो सकती है, किस प्रकार से यह मेन वर्ब की मदद करते हुए प्रयोग हो सकती है। हम लोग उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से प्यारे बच्चे इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। राहुल कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। सिंपल सी इसमें बात समझने की कोशिश करना। इज आपकी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और गोइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। तो गोइंग की मदद कौन कर रहा है, इज मदद कर रहा है ना। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। अब इज का केवल काम कर रहा है, गोइंग की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अगर मदद कर रहा है तो इसीलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक, ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक होता है, और इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ जाता है। आप लोग ट्रांसलेशन में बहुत पढ़ते होंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप बहुत नाम सुनते होंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब आपने नाम सुना है वह यही होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर गोइंग क्या कर रहा है, इज क्या कर रहा है, गोइंग की मदद कर रहा है। गोइंग आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और इज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। दूसरे एग्जांपल देखिए, यहां पर दोनों दिया है। यहां पर एक ही सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया है और आपका मेन वर्ब भी आ गया है। एक ही सेंटेंस में दोनों आ सकता है। और ऐसा भी आ सकता है कि एक ही सेंटेंस में आपका क्या हो, केवल ऑक्सिलरी वर्ब ही हो। ऐसा भी हो सकता है केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो। जैसे पूजा हैज अ बुक, पूजा के पास क्या है, एक किताब है। यहां पर हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन कोई मेन वर्ब नहीं आया है। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है तो कि ऑक्सिलरी वर्ब अकेले प्रयोग हो सकती है। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब केवल प्रयोग हुआ था, कोई मेन वर्ब नहीं था। पूजा हैज अ बुक जो है, बुक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैज आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, पूजा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हैज यहां पर केवल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ था। और एक एग्जांपल यहां पर देखिए, जहां जैसे हमने लिखा मोहिनी इज अ गुड गर्ल। मोहिनी क्या है, एक अच्छी लड़की है। इसमें भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपका कोई मेन वर्ब नहीं प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई मेन वर्ब होता तो आपका इसमें प्रयोग हुआ होता। मोहिनी क्या है, मोहिनी एक अच्छी लड़की है। गुड गर्ल क्या हो जाएगा, गुड आपका जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, गर्ल आपका नाउन हो जाएगा। लेकिन कोई आपका जो है यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ केवल एक वर्ब का प्रयोग हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस प्रकार से कोई आपका ऑक्सिलरी वर्ब अकेले भी प्रयोग हो सकता है, मेन वर्ब के साथ भी आपका आ सकता है। जैसे हमने लिखा हुआ है, सीता इज स्लीपिंग, सीता क्या कर रही है, सो रही है। ये आपका किस टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में स्लीपिंग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और मेन वर्ब की मदद करने के लिए क्या प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है। तो मींस इज आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, स्लीपिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आप ऑक्सिलरी वर्ब के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए होंगे और मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए होंगे। जैसे आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है अकेले आ सकती है, उसी प्रकार से आपका मेन वर्ब भी आ सकता है। जैसे हमने लिखा रोहिणी रीड्स अ बुक, रोहिणी एक पुस्तक पढ़ती है। तो रीड इसमें क्या आया है, इसमें रीड आपका क्या हो गया है, रीड सिंपल सी बात हो जाएगा, रीड आपका मेन वर्ब है, लेकिन कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया। तो दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन हो सकती है। मेन वर्ब अकेले आ सकती है, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आ सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब अकेले आ सकती है। ये तीनों चारों कंडीशन हो सकती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अब आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हुआ तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका जो वर्ब वाला पोर्शन था, वर्ब वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। मींस वर्ब का हम लोगों ने देख लिया कि वर्ब दो प्रकार में टूटी थी, आपका मेन वर्ब था और आपका ऑक्सिलरी वर्ब था। दोनों वर्ब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे कि आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सेकंड आपका प्रेडिकेट का सेकंड पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां पर बच्चों आपका देखिए ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक कितने में टूटता है उसे देखेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है।
सिंपल सी बात, जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है मींस वर्ब जिस काम को करता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। जैसे लिखे हमने माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन क्या करती है, भोजन बनाती है। तो उसने काम क्या किया, उसने जो है फूड बनाने का काम किया, नहीं भोजन बनाने का कार्य किया ना। यही तो हो गया जो उद्देश्य के लिए कार्य होता है। जो है कुक मीन्स भोजन जो है कुक क्यों किया जा रहा है, भोजन बनाने के लिए किया जा रहा है ना। मीन्स भोजन पकाया क्यों जा रहा है, कुक मीन्स पकाना, भोजन पकाना। भोजन क्यों पकाया जा रहा है, भोजन के लिए पकाया जा रहा है, फूड के लिए पकाया जा रहा है ना। तो उद्देश्य क्या है कुक का, मीन्स जो है कुक करने का उद्देश्य क्या है, फूड का जो है उद्देश्य है ना, भोजन उद्देश्य है ना। तो भोजन उद्देश्य है तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इसका जो है दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीन्स जब ऑब्जेक्ट के दोनों प्रकार देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, इसका जो है हम लोग दो प्रकार में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो में टूटा हुआ है आपका। देखिए ऑब्जेक्ट है, कर्म है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जिसे अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और सिंपल सी बात है, कर्म होता है, सिंपल सी बात है, कर्म है तो जो उद्देश्य कार्य करेगा वही तो आपका कर्म होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और प्यारे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जो है जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे आपको उसमें बहुत जरूरत इसकी महसूस होती है। तो इसलिए इस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना, आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर होगा। जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करिए। यह निर्जीव वस्तु को बताता है। सिंपल सी बात, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसको बताता है, निर्जीव। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बताएगा आपको निर्जीव वस्तु को बताएगा, तथा क्रिया में क्या प्रश्न करने से क्या प्रश्न पूछने से मिलता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मिलता है वर्ब से, आपको क्या प्रश्न करिए, वर्ब से क्या प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वह आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, मींस कलम दिया। सिंपल सी बात समझना, हमने अ पेन को क्या दिखा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं। अब पेन क्या हो गई, आपकी निर्जीव वस्तु हो गई। तो जो पहली इसकी डिफिनेशन हमने पहली कंडीशन बताया था पूरा हुआ, मींस निर्जीव वस्तु हो गया। अब जो दूसरा इसमें जो है कंडीशन बताई हुई है, तथा क्रिया में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, इसका प्रश्न करिए, क्या से प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपकी क्या है, गिव आपकी वर्ब है, गिव मींस देना, यही तो वर्ब है। क्या दिया, क्या दिया मींस मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे क्या दिया। तो क्या प्रश्न करने से क्या उत्तर मिल रहा है, मुझे एक पेन दिया ना। तो सिंपल सी यही तो बात हमने कहा, वर्ब से क्या प्रश्न करिए, तो मोहन ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। उत्तर क्या मिल रहा है आपको, एक पेन उत्तर मिल रहा है ना, एक पेन उत्तर मिल रहा है। तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात हो गई, यह निर्जीव वस्तु होती है। पहली बात, अ पेन आपकी क्या है, निर्जीव वस्तु होती है, पहली कंडीशन पूरी हुई। और वर्ब से क्या प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने पूछा मोहन गेव मी अ पेन था, मोहन ने मुझे क्या दिया, तो मोहन ने मुझे एक पेन दिया था। तो अ पेन आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल सी बात इतनी होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपका करिए, वर्ब से क्या प्रश्न करिए, जो उत्तर मिल जाए आपका वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसका एक कंडीशन आता है, इसी के बीच में आपका कॉम्प्लीमेंट भी आता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट टर्म को बताएंगे तो आपको वो चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग सेकंड कहानी, इसी में चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चलेंगे तो पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके एग्जांपल पे चलेंगे, जिससे चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चलते हैं तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। सिंपल सी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि यह किसी प्राणी को दिखाएगा, अर्थात जो है किसी पर्सनल प्रोनाउन को भी दिखा सकता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे, लेकिन अभी आप यहां तक बस इतना समझिए, या किसी व्यक्ति को दिखाएगा, मींस कोई प्राणी होगा, कोई एनिमल्स हो सकता है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, जिसको यह क्या करता है, इंडिकेट करता है। अभी आप पर्सनल प्रोनाउन छोड़ दीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन को दिखाता है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तभी आप समझ पाओगे। तो प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा तो उसे समझा देंगे। बस अभी आप समझो कि यह किसी प्राणी को दिखाएगा, अर्थात यह किसी ह्यूमन बीइंग्स को भी दिखा सकता है। प्राणी मींस एनिमल्स हो सकता है, आपका ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको यह इंडिकेट करेगा।
और दूसरी बात, यह क्रिया से किसको किसे प्रश्न पूछने से प्राप्त होता है। जब उसमें कैसे प्राप्त हुआ था, उसमें जो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था कैसे मिला था, वर्ब से क्या प्रश्न करने से मिला था। अब यहां वर्ब से किसको और किसे प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वही आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने लिखा वही एग्जांपल लिखे हुए हैं, जो ऊपर एग्जांपल था उसी एग्जांपल को हमने दिया हुआ है। मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। अ पेन हमने आपको क्या बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। अ पेन आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो बात आती है मी क्या हो जाएगा, तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मी मींस मैं हूं मींस मैं क्या हूं, कोई प्राणी हूं ना, कोई ह्यूमन बींग्स हूं ना। तो मींस पहली कंडीशन जो हमने आपको बताया था कि कोई प्राणी होगा, कोई ह्यूमन बींग्स होगा, तो ये तो पहली तो कंडीशन फुलफिल हुई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, यह क्रिया से किसको और किसे प्रश्न को पूछने से मिलता है। अब पूछिए आप किसको प्रश्न पूछिए, मोहन ने किसको एक पेन दिया, मोहन ने पेन किसको दिया, तो उत्तर आप क्या पाओगे, मी मींस मुझे दिया हुआ है ना। मोहन ने पेन किसको दिया, मुझे दिया हुआ है, तो आपको उत्तर किसको या किसे प्रश्न करने से जो है उत्तर क्या मिला, मी मिल रहा है ना। मी मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि यह कोई व्यक्ति ह्यूमन बींग्स होगा या फिर कोई प्राणी एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, आप वर्ब से क्या किसे और किसको और किसे करके प्रश्न करिए, जो उत्तर मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, मी इज क्या मिला, मोहन ने किसको पेन दिया, तो मोहन ने मुझे पेन दिया हुआ था, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आपका ए मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्यारे बच्चों एकदम विस्तार से आपको चर्चा की हुई है, अब उम्मीद करते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक बात आती है कि क्या सर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा या फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है। जैसे आपने देखा मी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, फिर उसके बाद अ पेन आया है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो क्या ये इसी कंडीशन में हमेशा आती है, मीन्स मी हमेशा पहले ही आएगा और जो है अ पेन हमेशा बाद में आएगा, मीन्स इसी कंडीशन क्या आएगा। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो है नोट के पॉइंट में देखते हैं, यही नोट के पॉइंट में हमने बनाए हुए हैं। अब नोट के पॉइंट को देखिए प्यारे बच्चे, नोट के पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है। मींस ये जरूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है, लेकिन इस दशा में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू या फार से जुड़ा होता है। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वो टू या फार से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो आपका जो बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वह किससे जुड़ा हुआ होगा, टू या फार से जुड़ा होगा। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल सी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई। जैसे हमने इसी को लिख दिए, मोहन गेव अ पेन टू मी। अब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जो आपका था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हमने क्या कर दिए, बाद में कर दिए। बाद में किए तो टू से हमने जोड़ दिया, बस उस कॉन्सेप्ट को समझो, हमने टू या फार से, यहाँ फार भी हो सकता था, टू या फार किसी से जोड़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आ रहा है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू या फार से क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो एक कंडीशन इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बाद में आए, ये भी कंडीशन फॉलो अप हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझ लेते हैं। ये तो पहला नोट का पॉइंट हो गया था। दूसरा नोट का पॉइंट हो सकता है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट जिरंड व इन्फिनिटिव के रूप में भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट जिरंड व इन्फिनिटिव के रूप में भी आ सकता है। जैसे हमने लिखा सीता लव सिंगिंग, सीता क्या करती है, सीता पसंद करती है क्या, सिंगिंग मींस गाना गाना पसंद करती है। अब यहाँ पर लव मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये सिंगिंग आपका जिरंड है, लेकिन जो है जिरंड के रूप में यह क्या बन गया है, आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। जिरंड आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि सीता लव्स है ना, लव आपका क्या होता है, प्रेम करना। और हमने ऑब्जेक्ट जिरंड और जो है जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में बात किया था, कब बात किए हुए थे, जब हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट के भाग पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बन जाता है, और किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है उसके पहले टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। कैसे कंडीशन बताए थे हम, उस कंडीशन भी बताए थे प्रयोग करके। तो उम्मीद करते हैं आपने इसकी पहले वाली वीडियो को जरूर देखे होंगे, जिससे आपको जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में आपको जानकारी होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो गया जाएगा, ऑब्जेक्ट जिरंड व इन्फिनिटिव के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, मींस आ सकता है। जैसे सीता लव्स हो गया, लव हो गया मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई तो आईएनजी फॉर्म लगता नहीं है, तो मींस ये तो आईएनजी वाला फॉर्म तो यहाँ आपको यह नहीं, तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जिरंड है,
ये आईएनजी वाला फॉर्म आपका जिरंड है। जिरंड है मींस आपका जिरंड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो पूजा सीता लव सिंगिंग, सीता क्या करती है, सीता क्या करती है, सिंगिंग पसंद करती है। जैसे हमने लिखा सीता लाइक्स टू सिंग, अब हमने सिंग को उसी सिंग को बना दिए किसमें, सिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए, उसके पहले टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिए। सीता लाइक्स, सीता पसंद करती है, टू सिंग मींस गाना पसंद करती है। अब हमने टू सिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले और जो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हमने इसे क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, इन्फिनेटिव का रूप बना दिए। सिंग के पहले टू लगा करके, अब सिंग कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करना। सिंग आपका यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव बन गई है। यही हमने उस पिछले क्लास में चर्चा किए हुए थे। आपका जो मेन वर्ब होती है वह इन्फिनेटिव का रूप ले लेती है, ठीक है। तो आपका टू सिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट भी बना है, लेकिन इसके साथ साथ यह क्या है, इन्फिनेटिव भी है। तो यह इन्फिनेटिव के रूप में भी कोई आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर कोई आपका जो है जिरंड के रूप में भी आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। बस इस बात को पहचानना है कि आपको वह जिरंड को आपको पहचानना आना चाहिए, और आपका जो है इन्फिनेटिव को पहचानना आना चाहिए। हमने उस समय बताए थे, ये तो ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में जो है आपका जिरंड और इन्फिनेटिव मिला, और हमने सब्जेक्ट वाले पोर्शन बताए थे, जब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए थे तो हमने बताए थे इन्फिनेटिव जो है आपका, इन्फिनेटिव और जिरंड आपका किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी बन सकता है। वहां सब्जेक्ट बन सकता था, यहां पर क्या बन सकता है, आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, मींस आपका ऑब्जेक्ट है मींस प्रेडिकेट वाला पोर्शन बन सकता है। तो यहां पर प्यारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट था। और जो हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट जो सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि हम प्रेडिकेट के पोर्शन को पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या है प्यारे बच्चों, प्रेडिकेट है। तो वर्ब हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब कुछ मिला करके आपका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट के जो है नोट का पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमने आपको प्रेडिकेट के कितने में तोड़े थे, तीन में तोड़े थे ना। तीन में किस में तोड़े थे, एक वर्ब में तोड़े थे, एक ऑब्जेक्ट में तोड़े थे, तीसरा कॉम्प्लीमेंट में तोड़े थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो इसका तीसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा होगा मींस पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, इसका हिंदी आपको दिख रहा होगा पूरक, मींस यह किसी वाक्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। यह वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, या दो प्रकार का होता है। सिंपल से हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में प्रयोग होगा। अब ये डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के उदाहरण पे चलेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कितने में टूटा, दो में टूटा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग चलते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें हमने क्या लिखा है, यह सब्जेक्ट का पूरक होता है, सब्जेक्ट का पूरक होता है। अभी तक आपको कोई डिफिनेशन नहीं समझ में आई होगी, ये सब्जेक्ट का पूरक है क्या, ये ऑब्जेक्ट का पूरक क्या होता है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब एग्जांपल पे चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा रिया इज ब्यूटीफुल, रिया क्या है, सुंदर है, और हमने ब्यूटीफुल को लिख दिया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एसयूबी जो लिखी हुई है उसका मतलब समझना कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एसयूबी मीन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट पूरा लिखे हुए हैं। एसयूबी मीन सब्जेक्ट मत समझ लेना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझना। और एक इसके रूप में प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। अब किस प्रकार से यह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ उसके बारे में समझो। अब कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, रिया इज ब्यूटीफुल, रिया क्या है, सुंदर है। अब सुंदर कौन है, रिया, कौन सुंदर कौन है, रिया है ना। रिया को पूरा किसने किया, ब्यूटीफुल पूरा किया ना। ब्यूटीफुल और रिया दोनों क्या है, एक है ना। ब्यूटीफुल और रिया दोनों क्या है, एक है ना। जैसे आप कहते हो ना कि रोड पे जैसे चल रहा होता है कोई लड़की वड़की जा रही है, लड़की कोई जा रही है, तो उसको कहते हो कि कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे कह दिए कि तुम देखने में बहुत सुंदर लग रही हो, तो कहते हैं कि ये हमने जो तुम्हारे बारे में कहा कॉम्प्लीमेंट तुम्हें दिया, कि तुम जो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा हमने तुम्हारे बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया। तो सुंदर कौन दिख रहा था, वो लड़कियां सुंदर दिख रही थी ना। जब लड़कियां सुंदर दिख रही थी तो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा, आप उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में जो चीजें कही गई होती है मीन्स दोनों चीजें एक हो जाती हैं। मीन्स जैसे हमने उस लड़की को सुंदर कहा तो मीन्स वही लड़की क्या थी, सुंदर। सुंदर कौन था, वही लड़की थी, और लड़की वह क्या थी, सुंदर थी। तो दोनों चीजें मिलकर के एक हो जाती हैं, मीन्स अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। अलग अलग चीजें हो जाएंगी तो ऑब्जेक्ट आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर दोनों चीजें एक हैं तो आपका वहां पर कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
तो प्यारे बच्चों बस इतने में दोनों में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में इतना ही फर्क होता है। सब्जेक्ट और जो अन्य जो है आता है अगर अलग है मीन्स सब्जेक्ट और जो अन्य चीजें प्रयोग हुई हैं वो अगर अलग अलग है तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब। लेकिन अगर दोनों एक हो गई हैं, दोनों एक हैं तो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और रिया का यह कॉम्प्लीमेंट था मीन्स रिया आपका क्या था सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ब्रैकेट में हमने एडजेक्टिव क्यों लिखे हुए हैं क्योंकि ब्यूटीफुल क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के रूप में इस प्रकार से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने दूसरा लिखा हुआ है दिस इज अ टेबल, यह क्या है एक टेबल है। दिस मीन्स यह क्या है टेबल है। दिस और अ टेबल दोनों क्या है एक ही चीज है ना। दिस और अ टेबल क्या है दोनों एक चीज है तो आपका अ टेबल क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और टेबल क्या था नाउन था तो इसलिए हमने ब्रैकेट में नाउन लिख दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका होता है सब्जेक्टिव। और दिस क्या था आपका सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट का अ टेबल उसका कॉम्प्लीमेंट था तो इसलिए जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मींस कॉम्प्लीमेंट में कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों चीजें सेम होंगी। मींस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब्जेक्ट और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो आपका ऑब्जेक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट दिया है वो सेम होगा। बस दोनों में इतने से कॉन्सेप्ट होते हैं बाकी कुछ नहीं होता है। उम्मीद करते हैं अब आपको जो है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हम लोग चलते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए यह ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने सिंपल से एक लाइन में लिख दिए हुए हैं कि यह ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से होता है उसे समझने की कोशिश करना। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है आप सीधे कहोगे कि मॉनिटर सर जी ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है आप कहोगे कि सर जी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप सीधे कहोगे क्योंकि आप वर्ब से मेड से पूछो कि टीचर ने मुझे क्या बनाया मॉनिटर कहोगे सीधे कह दोगे मॉनिटर बनाएगा। क्योंकि जो है आप यही तो पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो है दोनों क्या हो जाता है क्या प्रश्न वर्ब से क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाए वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यही तो आप पढ़े थे। तो आप वर्ब से प्रश्न करिए कि टीचर ने मुझे क्या बनाया मॉनिटर बनाया, सीधे आप कहोगे कि सर जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप सीधे तो कह दिए, अब हम आपको फंसा रहे हैं। फंसा कैसे रहे भैया, हमने एक कंडीशन और बताया था कि जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है निर्जीव वस्तु होता है। ये मॉनिटर कोई निर्जीव वस्तु है, मॉनिटर मतलब किसी व्यक्ति को बनाए होंगे ना, ये तो सजीव हो गया। तो मतलब ये तो फिक्स है कि ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, आप फंस चुके हो। और दूसरी बात जो निकल के आती है कि यहां पर जो है दोनों ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग चीज होनी चाहिए। जैसे यहां पर क्या है दी टीचर मेड मी दी मॉनिटर, मॉनिटर कौन बना है मैं मॉनिटर बना हूं ना, मी ही मॉनिटर बना है ना। दी टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बनाया मॉनिटर, मुझे क्या बनाया है मॉनिटर बनाया हुआ है। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर है ना। मीन्स मेरी जो है कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरे बारे में कहा गया क्या चीज मॉनिटर कहा गया है ना। तो मीन्स मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मॉनिटर हो गया। तो मी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, क्योंकि मी और मॉनिटर क्या है एक है। और मी आपका एक्चुअल में क्या है, टीचर ने किसको मॉनिटर बनाया मुझको बनाया। और मी आपका एक सजीव है प्राणी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो आपका ऑब्जेक्ट है, केवल कहेंगे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गया, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये मॉनिटर आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था इसलिए इसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। जैसे हमने कहा आई कॉल्ड रिया, मैंने रिया को बोला। अ लेडी डान, एक जो है लड़कियों की डान बोला। लड़कियों की डान कौन है रिया है ना, रिया कौन है लड़कियों की डान है। भैया लड़की बहुते डान होती हैं ये बात सही है, ठीक है। अगर जो है भाई छेड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, सभी बालक वर्ग सतर्क रहेंगे, ठीक है, कौनो छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। नहीं तो डान होती है लड़कियां, अगर पीठ दी कई बार ना तो दिमाग सही हो जाएगा, सुधर जाएगा दिमाग। तो ठीक है, तो हमने जैसे अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। जैसे कहा आई कॉल्ड रिया, मैंने रिया को बोला। अ लेडी डान मीन्स एक लेडी डान। अब यहां पर रिया आपका क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सजीव है। और मैंने किसको बोला, आपको रिया को बोला, किसको प्रश्न करने से उत्तर भी मिल जा रहा है तो आपका क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लियर हो गया, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट है, केवल इतना कहेंगे। अब रिया ही क्या है अ लेडी डान है, लेडी डान कौन है रिया है, तो रिया का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा लेडी डान हो जाएगा। और रिया क्या थी ऑब्जेक्ट थी तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यही आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता है।
इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि जो है कि पार्ट ऑफ प्रेडिकेट मींस प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, और ये जो सारी चीजें हमने बताया है वर्ब से लेकर के, वर्ब से जैसे कॉल्ड से लेकर के रिया लेडीडान, ये सब कुछ आपका क्या है, प्रेडिकेट है। सारा पोर्शन प्रेडिकेट है प्यारे बच्चों। प्रेडिकेट के अंतर्गत हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। जैसे इसमें इंडिकेट करना हो आई कॉल्ड रिया अ लेडी डान में प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, तो इसका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, कॉल्ड से लेकर के अ लेडी डान तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल सी प्यारे बच्चों जो है क्या हो जाएगा, कॉल्ड से लेकर के जो है लेडी डान तक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्ब भी आपका प्रेडिकेट होता है, जो है आपका ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट होता है, लेडी डान मींस आपका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो आपने सब कुछ प्रेडिकेट का ही पार्ट पढ़ा हुआ है ना, तो आपका प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ी हुई है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। हम लोग तो एक्चुअल में प्रेडिकेट ही पढ़ रहे थे ना, ये तो उसके अंतर्गत बातें थी ना। ये जो आपका जो है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो प्रेडिकेट के अंदर थी ना, अंदर की बातें थी ना, तो आपका ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मींस वर्ब से लेकर के वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों लेकर के सारी चीजें क्या हो जाती हैं, प्रेडिकेट हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट कितने में टूटा, 3 में टूटा था। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कितने में टूटा था, 2 में। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब कितने में टूटा था, 2 में। जो है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कितने में टूटा था, 2 में। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ये हो गया वर्ब के बारे में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जो है ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट कितने में टूटा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट में कितने में टूटा था, 2 में टूटा था। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चे ये आज की क्लास का जो है पूरा सारांश हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उसकी थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगली क्लास में केवल प्रैक्टिस ही कराएंगे, आपके एग्जाम में किस प्रकार से दोनों को मिलाकर के जो है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलाकर के किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अगली क्लास में प्यारे बच्चों इसका रिवीजन ही कराएंगे, मींस इसका प्रैक्टिस ही कराएंगे। तो इस क्लास में इसकी प्रैक्टिस पहले देख लेते हैं कि इस आपका पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का जो है प्रैक्टिस जल्दी से हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिस की दिए हुए हैं। सिंपल सी बात आपके एग्जाम में पूछेगा, जो देता है आपका रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स। आपके एग्जाम में एक जो है क्वेश्चन आता है रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स में शब्दों को सही क्रम में रखो। तो इसमें इसी प्रकार से शब्दों को सही क्रम में रखना होगा। जैसे माई फादर दिया हुआ है, आगे दे दिया है न्यू बॉट अ कार, अब आगे दे दिया है, अब इसे आपको सही क्रम में रखना है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा, पहले वर्ब रखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह से सही क्रम में रखते हैं ना। तो आपका इसमें वर्ब कौन सा है, बाट आपका वर्ब है, तो मींस माई फादर बाट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा और न्यू कार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई फादर बाट अ न्यू कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका लिख देंगे। तो आपका किस प्रकार से लिख देंगे, माई फादर, उसके बाद वर्ब लिखिए, उसके बाद सारी चीजें जो बची थी सारी चीजों को हमने एक क्रम वाइज कर दिए। तो क्या हो जाएगा, माई फादर बॉट अ न्यू कार। इस प्रकार से हमें फिल अप करना पड़ेगा। ये आप जो आपका दिया है न्यू बॉट अ कार, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, माई फादर बॉट अ न्यू कार। इसी प्रकार से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये तो ऐसे इसमें दिया हुआ है, ये तो प्रेडिकेट का पोर्शन था, तो इसलिए प्रेडिकेट वाला पोर्शन यहाँ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बाकी जो है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का देखेंगे तो सब कुछ बेतरतीब ढंग से दिया होगा। सब्जेक्ट भी बेतरतीब ढंग से दिया होगा और इसका प्रेडिकेट का भी पोर्शन बेतरतीब ढंग से दिया होगा। दोनों को आपको सही करना होता है। तो अगली क्लास जब अगली एक्सरसाइज की क्लास लेंगे तो उसका अच्छे ढंग से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्या है, योर सिस्टर। अब उसके बाद आपको फिलअप करना है माई इज इन क्लास। तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद इज इन माई क्लास हो जाएगा। सिंपल सी बात, योर सिस्टर इज इन माई क्लास हो जाएगा। आप इसे खुद करोगे, हम लिखेंगे नहीं। अब हम लिखेंगे नहीं, आपके ऊपर खुद छोड़ रहे हैं। योर सिस्टर इज इन माई क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर सिस्टर इज इन माई क्लास हो जाएगा। ये आपका इन माई क्लास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर इज इन माई क्लास हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिया डॉट 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 कानपुर लिव्स इन।
अब क्या हो जाएगा इसका, रिया, उसके बाद वर्ब रखेंगे, वर्ब क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा। रिया रहती है तो क्या हो जाएगा, रिया लिव्स इन कानपुर हो जाएगा। रिया कहाँ रहती है, कानपुर में रहती है। तो कहाँ रहती है, ये आपका जो है रिया कहाँ रहती है, कानपुर में रहती है। तो ये आपका कानपुर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या हो गया, रिया लिव्स इन कानपुर हो गया। इस प्रकार से हम इसे सही ऑर्डर में कर देंगे। अगले पे चलते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं अगला क्या है। अगला दो और है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। जैसे सी डॉट 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 पिक्चर अ ब्यूटीफुल पेंटेड, तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी, वर्ब पेंटेड है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर हो जाएगा। पिक्चर आपका अंतिम रहेगा क्योंकि नाउन है, उसके पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव हमने ब्यूटीफुल ले लिया, उसके पहले आपका डिटर्मिनर आता है, ए डिटर्मिनर था, ए हमने ले लिया। तो क्या हो जाएगा, सी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो किस प्रकार से इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, सी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर हो जाएगा। अगले में चलते हैं, इसका लास्ट देखते हैं, आज की एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। अ क्रो, उसके बाद आपको भरना है बर्ड क्लेवर इज अ, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, बर्ड आपका क्या है, नाउन है, उसके पहले आपका एडजेक्टिव लगा देना है, क्लेवर एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। तो क्या हो जाएगा, अ क्रो इज अ क्लेवर बर्ड हो जाएगा। सही ऑर्डर में आपका ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में इसी तरह से सही ऑर्डर में करना होता है। न तो कोई नाउन, न तो कोई जो है सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछेगा, न तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन पूछेगा, न तो वर्ब की डेफिनेशन पूछेगा, न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। कोई डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिर्फ इसी तरह से आपको ऑर्डर करना आना चाहिए। हमने इसके सब पार्ट को बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए, प्रेडिकेट बता दिए। अब उम्मीद करते हैं आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास इसका जब हम लेंगे तो और कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपकी कोई गलती होने की चांसेस नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। लंबी क्लास होगी, ये प्रेडिकेट वाला पोर्शन लंबा था, इसलिए लंबी क्लास होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा, और आपका जो है कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर समय मिला तो जरूर आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई अपने अच्छे ढंग से कर रहे होंगे प्यारे बच्चे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले इतनी बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान